जोहार। पिछले लेक्चर्स में जितना भी हमने लेक्चर पढ़ा है उससे हमारा फाउंडेशन सेट में बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब हम रेडी हैं कि हम सेट्स के कितने ही बड़े कंसेप्ट को हमें समझना हो हम उसे आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है ना। आई होप कि आपने पिछले लेक्चर्स को देखा है। लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसको ना भी देखो चलेगा, लेकिन लेक्चर 1 देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट्स क्या है? जैसा कि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सेट एम्प्टी है। कोई सेट बनता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेट बनता कैसे है, तो आप बोलोगे सेट एलिमेंट से बनता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो सेट एम्प्टी कैसे होगा? अगर सेट में एलिमेंट ना रहे तो सेट एम्प्टी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि सेट एम्प्टी रहने वाला है ना। और इसी को हम दूसरी भाषा में या फिर सेम भाषा में इंग्लिश में ही अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो बोल सकते हैं ये सेट वाइड सेट है या फिर सेट नल सेट है। बिल्कुल, है ना। एक ही वर्ड है लेकिन एक ही मीनिंग कन्वे कर और अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट, वाइड सेट बोलो या फिर नल सेट बोलो, बात बराबर है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है? इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? एम्प्टी सेट का क्या बोलेंगे? द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना। ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं कर रहा है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ऑब्वियसली हमने यही शुरुआती में सीखा कि कोई भी सेट है अगर उसमें एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोल देंगे। बिल्कुल सही है, बहुत हार्ड डेफिनेशन भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं करली ब्रेसेस देना, उसके अंदर कुछ भी पद लिखना। ऑब्वियसली जब भी हम रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिख रहे होते हैं तो करली ब्रेसेस का यूज करते हैं स्टार्ट में और एंड में, है ना। और अंदर अगर कुछ है ही नहीं तो सेट खाली है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं एम्प्टी सेट का सिंबल, है ना। तो चाहे हम करली ब्रेसेस की सहायता से करें या फिर ग्रीक लेटर फाई का यूज करें। ये ग्रीक लेटर फाई है जिसका मतलब होता है नल, है ना। इसका मतलब है जीरो, इसीलिए इसको यूज किया गया है। जीरो क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा, तो अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि क्या ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बताएगा कोई सेट ही एम्प्टी है भाई। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, सपोज एक क्वेश्चन दूं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, है ना, एग्जाम्पल्स में हम समझ रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 2 and 3, है ना। मैं आपको पूछ रहा हूं कि एक या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 2 और 3 के बीच एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलोगे कि सबसे पहली बात तो आप नेचुरल नंबर पूछ रहे हो, डेसिमल वगैरह रैशनल नंबर वगैरह पूछते तो चलो समझ भी आता है, लेकिन 2 और 3, 2 के जस्ट बाद ही 3 आता है भाई। अगर नंबर लाइन हम देखें तो ये 2 है और इसके बाद तुरंत 3 है। नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 के बाद तुरंत 3 होता है, इसके बीच में कुछ है ही नहीं। और आप इसके बीच का क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बीच में कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो आप बोलोगे ना कि कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या कि ये सेट एक एम्प्टी सेट है। दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट। अच्छा, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि एक सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब क्या होता है बताइए जरा? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता बता देता हूं, रैशनल नंबर होता है। और पता है तो अच्छी बात है ना। तो एक इक्वेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ऑब्वियसली। एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एट द सेम टाइम एक्स एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। प्लस माइनस को अभी अगर हम दरकिनार भी कर दें और रूट 2 को सिर्फ देखें तो आप बता दीजिएगा कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल ये बात आपको पता होगी, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन अगर इसका हम करें तो हमें पता चलेगा कि ये कभी खत्म होने नहीं वाला है और ना ही कोई पैटर्न फॉलो करेगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये एक इरेशनल नंबर है। हमें पता भी है अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर रहता है तो वो इरेशनल होता है, ये बात हमें पता है।
है ना। अगर नहीं पता है तो ये छोटी सी चीज़ आप जान लीजिए, बस इतना ही जानना जरूरी था। इससे इसके आगे पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी ध्यान दें, है ना। जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होगी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कमी है तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए। खैर, तो x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। x क्या है? रैशनल नंबर है। और देखो, और x का वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस माइनस रूट टू। यानी कि अगर हम इसको सेट में लिखें तो लिखना, हालांकि लिखना सही नहीं है, अगर लिखे तो क्या है लिखेंगे? नेगेटिव रूट टू और पॉजिटिव रूट टू। लेकिन बोला गया है कि यहाँ पे सिर्फ वैसे ही एलिमेंट लिखो जो कि रैशनल नंबर है, और दोनों ही रैशनल नंबर है नहीं, तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे नहीं, और ये सेट ऐसे नहीं कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी कि ये एक एम्प्टी सेट होगा, या फिर हम सिंपली 5 भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक एम्प्टी सेट है कि नहीं? वही अगर इसकी जगह 4 रहता, है ना, तो फिर आराम से -2 और +2 लिख देते, तो फिर वो क्या हो जाता? एम्प्टी सेट नहीं होता। जो भी होता लेकिन एम्प्टी सेट नहीं होता। अगर हम जब हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा वो एक फाइनाइट सेट हो जाता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं अगर पूछूं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x -1, सपोज x + 1 = 1, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ ये सेट एम्प्टी है या फिर एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, तो देखते हैं। दिस इज एन एम्प्टी सेट, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x + 1 = 1, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं? हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x + 1 = 1, यानी कि x = 1 - 1 यानी कि 0। तो x की वैल्यू आ गई है 0, तो आपको लग रहा होगा आंसर 0 है, तो बोल दो भाई क्या एम्प्टी सेट है। नहीं, ये गलती मत करना, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। यानी कि अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, और करली ब्रेसेस के अंदर अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको गलती से एम्प्टी सेट मत लिखना है। इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट, राइट। समझ आ गया होगा। चलो ज्योमेट्री का क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब बहुत डीप ज्योमेट्री नहीं है, बस तो बेसिक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, सेट के अंदर, एम्प्टी सेट के अंदर देखो क्या है। ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a point common to two parallel lines। सपोज ये लिख दिया है, ठीक है, मैंने बोला है कि x एक पॉइंट है जो कि कॉमन है दो पैरेलल लाइंस में। तो आपको पता होगा कि पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जो चाहे हम कितने भी दूर जाएं, क्योंकि लाइन से ये बहुत दूर जाएंगे, तो इनका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, d। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब आगे जाके कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होंगी। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये लाइन कभी इंटरसेक्ट कर नहीं रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट कॉमन हो, कोई पॉइंट हमें कॉमन मिले? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ही नहीं। जो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती है उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, उसको पैरेलल लाइन नहीं बोलते। ये ठीक उल्टा है ना। तो आप सोच के बताइए कि क्या x इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल एक्सिस संभव है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन, दो लाइन पैरेलल है और कोई एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, मतलब वो पॉइंट यहां पे भी है और वो और यहां पे भी है। मतलब पॉइंट को अलग कैसे बनाए भाई जब लाइन ही अलग है? एक बात आपको मैं बता देता हूं, ज्योमेट्री में अगर ये एक पॉइंट है और इसके ठीक बगल भी है, कहीं पे भी कोई दूसरा पॉइंट बन जाता है तो दोनों पॉइंट अलग हो जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में पॉइंट्स बहुत मैटर करता है ना। ये पॉइंट क्या है? सेम है, ये पॉइंट इस वाले लाइन में भी है और ये पॉइंट इस वाले लाइन में भी है, लेकिन इस वाले केस में बिल्कुल ये पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए ये जो बोला जा रहा है कि x इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना, एम्प्टी सेट हो जाएगा। कितना अच्छा है, मजा आ रहा होगा आई गेस, मजा आना भी चाहिए। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा।
अब थोड़ा सा हम एम्प्टी सेट को रहने देते हैं, मतलब इसी में बात करते हैं एक चीज की, देखते हैं क्या। जो एनसीईआरटी में एज नेम तो उसका रिटन नहीं है, लेकिन डिस्कस हो रखा है उसके बारे में, वो इम्पोर्टेंट भी है ना, वो इम्पोर्टेंस रखता है अपना। मैं बताता हूं आपको, वेट, देखिए अगर कोई सेट है ए, है ना, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, एग्जाम में कभी भी नंबर को एन ओ करके डॉट मत देना, हमेशा पूरा नंबर लिखना है, ठीक है। अभी 11th में हो, 12th में बोर्ड एग्जाम में इसके लिए मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखना इस बात को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, 4 आ गया आंसर, है कि नहीं। वही अगर मैं बात करूं, जो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, तो 2 और 3 के बीच कितने नेचुरल नंबर्स है, तो आंसर आएगा 0। मान लेते वो सेट था बी, ठीक है, तो हम लिखते क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई सेट है ऐसे, है ना, उसके अंदर एक एलिमेंट है 0, ठीक है, तो और इस सेट का मान लेते हैं, ठीक है, इस सेट का मान लेते हैं कि नाम है सी, है ना। और मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या है भाई, बताओ क्या है, तो आप बोलोगे शायद 0। नहीं, गलती मत करना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब गिनो कि कितने एलिमेंट्स है, 0 भी तो एक एलिमेंट है, तो 0 यानी कि एक एलिमेंट है, आंसर क्या हो जाएगा 1, है ना। आंसर क्या है 1। तो ये जो है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, ये सब चीज बता रखी है एनसीईआरटी में, है ना, लेकिन इसका एक नाम भी है, एक नहीं 3 तरीके से हम इसको बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, या तो बोल दो ऑर्डर, है ना, ऑर्डर बोल दो, ऑर्डर ऑफ सेट है ऐसे बोलो, या फिर बोल दो कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है ऐसे बोलो, या फिर ऐसे बोलो कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, ऐसे करके हम बोलते हैं। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, काम ही आएगा, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जान लोगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। तो इसके साथ हमारा एम्प्टी सेट होता है खत्म। आई होप कि आपको एम्प्टी सेट बहुत अच्छे से समझ आया है। हमने बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं हर जगह से इसको कवर कर लिया है, और एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, है ना। और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में ऑब्वियसली क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, बाकी एग्जाम्पल्स में बुक वाले एग्जाम्पल्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो एम्प्टी सेट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं, अब फाइनाइट और इन्फिनिट सेट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आया होगा। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट फाइनाइट, फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट, इन्फिनिट सेट, ओके। व्हाट इज फाइनाइट सेट, देखो जैसे एम्प्टी सेट में था ना कि नाम ही कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही है फाइनाइट और इन्फिनिट भी कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करेगा। और सिर्फ यही नहीं, आप जितना भी आप जितना भी कुछ पढ़ोगे, वो कुछ ना कुछ जो नाम है वो कुछ ना कुछ कन्वे कर रहा होगा, है ना। तो फाइनाइट सेट, अगर आप कभी भूल भी जाओ कंसेप्ट को, तो बस नाम को ध्यान देना, कंसेप्ट अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट सेट को हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है, एन एम्प्टी सेट, सोच रहे हैं फाइनाइट में एम्प्टी सेट कहां से आ गया, देखो एन एम्प्टी सेट और अ सेट दैट कंटेन्स द डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं, ना। अब सोचो किसी ने एम्प्टी क्यों लिख दिया, बताते हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा, जैसे कि मैंने पहले भी लिया। सपोज एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4,
हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन पा रहे हैं कि नहीं गिन पा रहे हैं? बिल्कुल गिन पा रहे हैं। डेफिनेट है? बिल्कुल है। इसलिए कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक सेट है B, ये है 5, सिंपली 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 0, ये फिर भी क्या है? फाइनाइट सेट है। देखो, फाइनाइट सेट में एम्प्टी सेट का कंसेप्ट इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो डेफिनेट होगा। वो डेफिनेट मतलब क्या? वो इन्फिनिट नहीं होगा, वो इनडेफिनिट, वो इन्फिनिट होगा ही नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा। कुल मिला के ये बात हो रही है। तो भले ही इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, भले ही इसमें 0 एलिमेंट है, ये भी तो डेफिनेट है। समझ आ रहा है? इसीलिए एम्प्टी सेट को भी क्या बोला जा रहा है? फाइनाइट सेट। ये बहुत लॉजिकल भी है, आप जरा सोचिए, क्योंकि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होने वाले हैं नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, हम उसको गिन नहीं पाएंगे। गिन पा रहे हैं? 0 है कि नहीं? तो सिंपली इसको हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट। और बाकी ये तो समझ आ ही गया है ना। तो बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ टॉपिक है नहीं, फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ उसका, है ना। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चलो इंटीजर लिख देते हैं, एंड x lies between 3 and -3, सपोज, है ना। तो मैं पूछूं कि क्या ये फाइनाइट है या इन्फिनिट है, तो आप बोलोगे क्या? क्योंकि ये इंटीजर है, और -3 से 3 के बीच पूछा है, ये तो फिक्स्ड है बिल्कुल। अगर रोस्टर में अगर मान लो कन्वर्ट करते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं? -2, -1, 0, 1 और 2 लिखते हैं, है कि नहीं? ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीख रखा है कि नहीं? तो ये चीज़ क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि हम उसको लिख पा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल आसानी से। देखो, इन्फिनिट को भी रोस्टर फॉर्म में लिख पाते हैं, सारे नहीं, बताऊंगा, ठीक है, लिख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब लिख नहीं पा रहे हैं। कुल मिला के बात इतना है कि फाइनाइट को हम लोग गिन पाएंगे और इन्फिनिट को गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, इस सेट का मान लो सी बोलते हैं, तो हमें क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल्स टू 5, है कि नहीं? 5, बहुत आसान है। अब हम लोग इन्फिनिट सेट की ओर बढ़ते हैं। इन्फिनिट सेट, अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि यार इसको फाइनाइट बोल रहे हैं और इसको इन्फिनिट बोल रहे हैं, इसको भी इनफाइनाइट बोल दो ना, क्या दिक्कत है? एक बार हुआ क्या था बताता हूँ। मैं स्टैंडर्ड 8th में था, है ना। मैं स्टैंडर्ड 8 में था और इंग्लिश का पीरियड था। तो मैम कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी एक लड़के को खड़ा करके, और वो लड़का आंसर कर रहा था, और इसी बीच एक और इंग्लिश के टीचर आ गए, है ना। और वो लड़का कुछ फाइनाइट और इन्फिनिट वाला ही कुछ ग्रामर में था, वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या टॉपिक था, उस पर ही हमारा डिस्कशन हो रहा था और क्वेश्चन आंसर हो रहा था। तो वो सर अचानक से आते हैं और उसको पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलता है सर इनफाइनाइट। तो बोलता है नहीं, ये इन्फिनिट है, और उसको डांटे भी थे उस दिन। खैर, तो उसकी वजह से मुझे याद रह गया कि ये इन्फिनिट है और ये फाइनाइट है। ठीक है, खैर, चलो बैक टू द टॉपिक। इन्फिनिट सेट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो बहुत सारे हैं, मतलब उसको गिन नहीं सकते, वो इन्फिनिट है। उसको उसको वो डेफिनेट नहीं है, जैसा कि मैंने यूज किया था फाइनाइट सेट के एग्जांपल में, इसकी डेफिनेशन में, है ना। तो इनफिनिट सेट क्या है? अ सेट whose number of elements are not फाइनाइट लिख दो, या फिर वो क्या वर्ड यूज किया था मैंने फाइनाइट में? डेफिनेट, यस, डेफिनेट यूज किया था, यस, डेफिनेट। तो अ सेट whose number of elements are not definite, ठीक है, अ सेट whose number of elements are not definite, मतलब डेफिनेट नहीं है भाई, फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको बोलो कि जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नंबर में मान लेते नेचुरल नंबर का सेट को एन से लिखते हैं, और लिखते कैसे इसको? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? ये सब इन्फिनिट सेट है। ये क्या है? इन्फिनिट सेट है ना।
ठीक है। अब मान लो कि हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था फाइनाइट में, अगर इसका एग्जांपल कुछ लें तो हम ऐसे लिखेंगे, सपोज एक सेट है ए, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लो ऐसे बोल दिया, तो इसमें क्या होगा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या क्या है, तो 1 से बड़ा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 से शुरू करेंगे और सो ऑन। तो इन्फिनिट सेट में क्या होता है ना कि हम डॉट 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 3 डॉट लगाते हैं और ऐसे दिखा देते हैं कि ये आगे इसी पैटर्न में बढ़ रहा है ना। अगर होल नंबर रहता तो हम लोग 0 से लिखते हैं ना, होल नंबर में कैसे लिखते हैं सेट को, कैसे लिखते हैं, होल नंबर में लिखते हैं, 0 शुरू करते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और हमें पता है कि आगे क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है, इसलिए हम डॉट 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 कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होता है जब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर की, बात करते हैं रियल नंबर्स की, है ना। वहाँ पे कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं होता है। तो अगर हम कोशिश करें कि हम वहाँ पे भी ये रोस्टर फॉर्म में से कुछ लिख दें, तो ये संभव नहीं है दोस्त, ये बात याद रखना, हर जगह संभव नहीं है कि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे सिंपली पूछ दूँ, है ना, सिंपली मैं अगर आपसे पूछ दूँ कि बताइए, एक सेट है, पी, पी फॉर प्रणव मेरा नाम है, ठीक है, एक सेट है पी, पी में क्या हो रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, the set of all x such that x belongs to rational number and x lies between 3 and 2। देखो सेम क्वेश्चन मैंने फाइनाइट में कवर किया था, लेकिन वहां पे इसकी जगह n को रखा था, नेचुरल नंबर के सेट को रखा था, लेकिन अब मैं रख रहा हूँ रैशनल नंबर के। तो यहाँ पे दोस्त प्रॉब्लम फेस करेंगे हम, प्रॉब्लम बिल्कुल फेस करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे हो सकता है समझ गए होंगे अभी तक कि कारण क्या है, क्योंकि अगर नंबर लाइन को देखें ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके बीच खुद इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है, बहुत सारे रैशनल नंबर है। इसके बाद 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है ना। रैशनल नंबर अगर भले ही करें तो 2.1 को इसको हटा के बाई 10 कर देंगे, है ना, तो ये रैशनल नंबर बदल जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। आप सोच रहे हो कि चलो 2.9 तक जाएगा, और कहाँ जाएगा, देखो जिसे नहीं पता, देखो ये 2 है, यहाँ 2.1 है ना, यहाँ पे 2.01 होगा, 2.02 होगा, 2.03 होगा। तो आप बोलो अच्छा तो 2.01 से शुरू करना है, बोले नहीं, शुरू और ख़त्म जैसा कुछ नहीं है। 2 के जस्ट बाद क्या आएगा पता नहीं, 2 के जस्ट बाद कहाँ से शुरू करना है ये पता ही नहीं है हमें। 2 है, 2 के बाद क्या लिखे, 0.00001, तो भाई इससे भी छोटा 2.00001 है ना। यानी कि कुल मिला के कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है, कोई फॉर्मूला भी बना नहीं सकते हम लोग कि इसके जस्ट बाद कोई नंबर है कि नहीं है, क्या है पता करें। तो जिसमें पैटर्न ही फॉलो नहीं होगा उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, डॉट 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 देके क्या समझेंगे, कुछ समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और फिर आप सोचोगे कि ठीक है इसका मतलब मैथ्स में कुछ लूप होल है, इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मैथ्स में लूप होल नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग इंटरवल्स के फॉर्म में पढ़ रहे होंगे, सेट इंटरवल्स, वहाँ पे इसको और अच्छे से समझेंगे। और पता है लीनियर इनइक्वालिटी जब आएगी ना, इनइक्वालिटी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सेट इंटरवल का कंसेप्ट बहुत काम आएगा, इसलिए सेट थ्योरी पहले हमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो समझो चीज़ों को, बहुत मस्त कंसेप्ट है ये, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं, कि एक सेट है सपोज बी, इस बी में क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट इन अ लाइन, ठीक है। और मैं पूछूं कि ये फाइनाइट है कि इन्फिनिट है, ये बताओ। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है ज्योमेट्री का तो आपको पता होगा एक लाइन जो है ना वो कुछ ऐसा होता है, वो आगे भी बढ़ता जाएगा और पीछे भी बढ़ता आएगा, तो इसका कभी खत्म होता नहीं है, ये कभी खत्म होता ही नहीं है। और लाइन बनता है पॉइंट से, है ना, एक एक पॉइंट से बनता है लाइन, ठीक है। तो मैं पूछूं कि x इज अ पॉइंट इन अ लाइन, तो कितना पॉइंट है। आप जब बोलोगे लाइन भी खत्म नहीं हो रहा है, पॉइंट भी पॉइंट से बना है, यानी कि बहुत सारा पॉइंट होगा ऑब्वियसली, यानी कि अगर इस पॉइंट का सेट बनाएंगे तो इन्फिनिट सेट बन जाएगा, है ना। तो ये इन्फिनिट सेट है, समझ आ गया, ये भी इन्फिनिट सेट है, ये भी इन्फिनिट सेट है ना। तो इन्फिनिट सेट का कंसेप्ट आई होप
आपको समझ आ गया होगा, है ना? तो हम अब आगे मूव करते हैं इक्वल सेट्स की ओर। तो चलिए अब हम इक्वल सेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इक्वल सेट किसे कहते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं कि सेट आप जब भी पढ़ें तो नाम पे फोकस करें कि नाम क्या दे रखा है, इक्वल सेट। अब यानी कि कुछ ना कुछ इक्वल के बारे में बात हो रहा है, और शायद इक्वल में क्या होता है, सब कुछ बराबर होता है ना, एवरीथिंग इज सेम, तो ये हमें पता है ना? तो इक्वल सेट्स का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इक्वल सेट देखो क्या है, इक्वल जैसे कि हम एम्प्टी सेट की बात करते थे तो कोई एक सेट के बारे में उसमें बात कर सकते थे, लेकिन जब हम इक्वल सेट की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें कंपेयर करना पड़ रहा है इक्वल है या नहीं है, तो कंपैरिजन के लिए हमें मिनिमम 2 सेट तो चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे इक्वल सेट्स लिखा गया सबसे पहली बात। और जब हम दो चीज़ों के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन में भी दो चीज़ें आएंगी ही, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, टू सेट्स, यार टू ये नहीं, TWO, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of the sets are exactly same, है ना? ये कुछ कुछ एनसीईआरटी की डेफिनेशन की तरह है ना? लेकिन इसको हम खोल के थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, है ना? तो दो सेट है ए और बी, इसको बोला जा रहा है इक्वल है ना? अच्छा, मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग रुक गई थी। वेट, परफेक्ट, ठीक है। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हम सेट ए की बात करें, ये 1 2 3 4 है, और हम सेट बी की बात करें जो कि 2 3 1 4 है, तो आप बोलोगे, अच्छा लेक्चर 2 में तो मैंने ये बताया था कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि नहीं? ऑर्डर मायने रखता है रोस्टर फॉर्म में। तो इसको हम लोग 1 2 3 4 भी ऐसे लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आप देख के बता दो कि दोनों सेट ए और बी क्या इक्वल है, तो आप बोलोगे बस इतना सा ही कंसेप्ट है क्या इक्वल सेट का? नहीं, इतना ही कंसेप्ट नहीं है। इक्वल सेट थोड़ा ब्रॉड है, ये बहुत बेसिक तरीका था मुझे समझाने का कि अगर दो सेट इक्वल है इसका मतलब एग्जैक्टली उसमें सारा एलिमेंट सेम होगा ना। एक एग्जांपल दिखाएंगे आपको जिससे आपको पता लगा, अच्छा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल सेट में भी आ सकता है ना? तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक से था ये। तो हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इक्वल सेट्स के डेफिनेशन पे, है ना? देखो क्या करते हैं, इसका मतलब यह है कि every element of set A is present in set B, and every element of set B is also present in set A। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि भाई लगभग एक ही बात है, इसको दो बार क्यों लिख रहे हो? ऐसा हो सकता है आप सोचो, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूं ये बात कि क्यों दोनों अलग हैं। सपोज एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, है ना? और इसके अनुसार यहां से यहां तक, इसके मतलब एंड से पहले, है ना, एंड से पहले तक, इसके अनुसार इक्वल सेट क्या होगा? अगर सिर्फ इसको हम इक्वल सेट का डेफिनेशन में रखते हैं तो इसके अनुसार क्या सेट बनता है बताओ तो? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में जो एवरी एलिमेंट है इज प्रेजेंट इन सेट बी। अच्छा, तो इसमें 1 2 3 4 डाल देते हैं, ठीक है भाई, यानी कि सेट इक्वल हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 डाल दूं और इतना ही डेफिनेशन दूं इक्वल सेट का, तो फिर मजबूरी में आपको बोलना पड़ेगा भाई इक्वल सेट है, लेकिन हमें हमारे अंतरात्मा कह रही है कि भाई ये दोनों सेट इक्वल है ही नहीं, इसमें 5 है इसमें 5 है ही नहीं, तो क्यों उसको इक्वल सेट बोल रहे हो? मैंने बोला इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ए, मतलब सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, 1 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 4 है, लेकिन 5 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स नहीं है। समझ आ गया, है ना? इसीलिए ये वाला भी जरूरी था। तो आप दोनों लिख लेना, है ना? और चाहो तो बस ये भी लिख दो तो भी सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं एक,
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। फिर ये सेट ए मान लेता हूँ, ये सेट बी बोलता हूँ कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, या फिर प्राइम डिवाइज, ये प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। तो ध्यान देखो डिवाइजर ऑफ 60 बोला है, ध्यान देना। अच्छा खैर चलो लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला सेट, ये सेट बिल्डर में है तो हम सॉल्व करते कैसे करेंगे, पहले रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेट ए को रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। सेट ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सेट ऑफ ऑल एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटे छोटे प्राइम नंबर लिख दो। आसान है, 2 3 5 हमें पता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और ना ही इलेबोरेट करने की जरूरत है। सेट बी में देखो क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल एक्स एक प्राइम नंबर और डिवाइजर है 60 का। प्राइम नंबर है माना, लेकिन बोला है कि डिवाइजर है 60 का, है ना। क्या बोला है, डिवाइजर है 60 का। तो 60 नंबर देखो, इसका फैक्टर में ना 4 भी आता है, 4 भी इसका फैक्टर है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, याद रखना। सिर्फ प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि सेट बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 2 और 3 5। अब आप देख के बताओगे कि भाई दोनों तो सेम तो दिख ही नहीं रहे हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल सेट नहीं। हो सकता है कि आप सोचो कि ए और बी सेट इक्वल सेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि नहीं, आप गलत हो। सेट ए और बी इक्वल सेट्स हैं। तो आप बोलो कैसे, देखो ना यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट। तो ध्यान रखो इस बात का, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि रोस्टर फॉर्म में जो रिपीटेशन होता है एलिमेंट का वो अलाउड नहीं है ना। तो अगर आप रिपीट कर रहे हो तो गलत तरीके से लिख रहे हो, इसीलिए हम इस 2 को हटा देंगे, है ना। भले ही 2 इसके अंदर आ रहा है, लेकिन हम 2 को हटा देंगे। अब बताओ सेट इक्वल है कि नहीं, बोलोगे हाँ बिल्कुल है, यानी कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स है ना। इतना ही था कंसेप्ट। अगर आपको इतना चीज़ समझ आ गया, इसका मतलब आपका सेट का जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है ना। बहुत नहीं, कम से कम समझने लायक तो स्ट्रांग है ही। बहुत बहुत स्ट्रांग आप तब बोलोगे जब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होगे, है ना। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लायक हो गए हो, 1.2 वाला। ठीक है, ठीक है, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। ओके, जय हिंद।